वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कैटोग्राफीज ऑफ साइलेंस बाय एड्रियन रिच। एड्रियन रिच की इस पोएम के फर्स्ट 4 स्टैंजा हमने अपनी कल वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम नेक्स्ट 4 स्टैंजाज जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 4 स्टैंजाज में हमने जो है वो साइलेंस के मीनिंग को देखा था कि एक्चुअली में साइलेंस जो है वो 2 टाइप्स की होती है, जिसमें एक पोइट की साइलेंस होती है और एक कन्वर्सेशनल साइलेंस होती है। अभी जो कन्वर्सेशनल साइलेंस है इसको ब्रेक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन किसी भी पोइट की जो साइलेंस है उसको ब्रेक करना इजीली होता है, क्योंकि जब भी कोई पोइट लिखता है तो उसकी साइलेंस ब्रेक होती ही होती है। और जो साइलेंस होती है उसको जो है एब्सेंस ऑफ साउंड कहा जाता है, या फिर एब्सेंस ऑफ नॉइज़ जो है वो कहा जाता है। क्योंकि ये पोइम जो है वो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स जो हैं वो अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग पोइम के 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ लाइन्स हैं इस पोइम की 5th पार्ट की। The silence that strips bare, in Dreer's Passion of John, Falconetti's face, hair shone a great geography mutely surveyed by the camera. ये लाइंस हैं इसकी। क्योंकि लाइंस थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं तो इसलिए हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट 4 पार्ट थे इस पोइम के वो थोड़े इजी थे, लेकिन जो लास्ट 4 पार्ट्स हैं थोड़े से वो डिफ़िकल्ट हैं। तो ये जो पिछली हमने लाइंस जो है वो स्टैंजा की रीड की हैं, उसके अंदर दो एक फ़िल्म थी द पैशन ऑफ जॉन ऑफ आर्क, जिसको कार्ल थियोडोर ड्रेयर ने जो है ना वो डायरेक्ट किया था फाल्कोनेटी के साथ मिलकर। और जो फाल्कोनेटी है इसके अंदर वो लीडिंग रोल था। अब जो फाल्कोनेटी की जो उसके अंदर लुक्स दिखाई गई हैं, जो उसका एक्सप्रेसिव फेस है, उसके जो शॉर्न हेयर हैं फिल्म के अंदर, लैंडस्केप, जो सभी कुछ है ना, वो हम लोग जब उसको ऑब्ज़र्व करें ना तो हमें पता चलता है कि उसके बिहाइंड डीप साइलेंस है, और उसके अंदर साइलेंट सफरिंग दिखाई गई है और अनस्पोकन इमोशनल डेप्थ भी है। तो इस फिल्म को यहाँ पे राइटर ने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारी जो पोएम है उसमें हमने साइलेंस को मैप आउट करना है। तो उस इसलिए इस फिल्म को यूज़ किया गया है, क्योंकि इस फिल्म में भी जो फाल्कोनेटी का करैक्टर था, उसकी जो पर्सनालिटी है, वहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं, सारे जो सीन्स हैं, वो हमें साइलेंस को शो करवाते हैं। साइलेंट सफरिंग एक इंडिविजुअल की, एक ह्यूमन बीइंग की किस तरह की होती है वो दिखाई गई है। तो इसीलिए यहाँ पे पोएम के साथ उसको रिलेट करके राइटर ने इसमें कोट किया है। इस पार्ट की नेक्स्ट लाइंस हैं, इफ़ देयर वर अ पोइट्री वेयर दिस कुड हैपन, not as blank spaces or as words stretched like skin over meanings, but as silence falls at the end of a night through which two people have talked till dawn. ये लाइंस हैं, अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करते हैं। इन लाइंस के अंदर सबसे पहले जो राइटर ने है उसने इमेजिन किया है, जो हमारा स्पीकर है या फिर जो रिच है उसने कहा है कि मे बी, या फिर उसने इमेजिन किया है कि कोई ऐसी पोइट्री हो जो कि साइलेंस के एसेंस को भी कैप्चर कर सके। कोई ऐसी लाइंस हो पोइटिक जो ट्रू साइलेंस को जो है ना वो डिस्क्राइब कर सकें कि जो साइलेंस है इसके बिहाइंड हिडन मीनिंग क्या है, या फिर ये जो साइलेंस है इसके बिहाइंड अनएक्सप्रेस्ड मीनिंग क्या है। ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए या फिर ऐसी कोई पोएटिक लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि जो साइलेंस होती है वो कभी भी मीनिंगलेस नहीं होती है। साइलेंस के बिहाइंड एक डीप रूटेड हिस्ट्री होती है, या फिर डीप रूटेड कोई भी मीनिंग ज़रूर होता है, या फिर साइलेंस के बिहाइंड एक एग्जॉस्टिव डिस्कशन भी हो सकती है, जो कि बहुत सारी चीज़ें कह दी जाएं जिसमें, और उसके बाद कोई वर्ड ऐड करना बाकी ना रहें उस साइलेंस में। तो मीन्स के यहाँ पे राइटर जो है वो विश कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि कोई भी पोइटिक लाइंस हों जो कि साइलेंस की जो असल मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड कर सके। पोएम का 6 पार्ट इसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी लाइंस हैं, द स्क्रीम ऑफ एन इलिजिटिमेट वाइफ, इट हैज़ कीज टू हेयर इटसेल्फ, देयरफॉर इट आस्क, देयरफॉर हाउ डू आई एग्जिस्ट। इन लाइंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो स्पीकर है हमारा, जो राइटर है रिच, उसने जो है वो हमें यहाँ पे एक जो स्ट्रगल है उसको एड्रेस किया है। उस स्ट्रगल के बारे में हमें जो है वो बताया है कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं या फिर जो सुप्रेस्ड होते हैं, उनकी वॉइस को जो है ना वो मज़ीद जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो सुप्रेस किया जाता है, कि उन्हें जो है वो बोलने ही नहीं दिया जाता, उनकी जो वॉइसेस हैं उनको सुना ही नहीं जाता, या फिर जो उनकी वॉइसेस हैं उनको
इलिजिटिमेट माना जाता है। जैसे कि अगर हम लोग फेमिनिस्ट लिटरेचर के हवाले से बात करें तो हमारी जो सोसाइटी की विमेन हैं उनकी वॉइसेस को बिल्कुल नहीं सुना जाता है। अगर वो अपने राइट्स के बारे में बात करती हैं तो उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनकी वॉइसेस को मार्जिनलाइज किया जाता है और सुप्रेस्ड किया जाता है, जिसकी वजह से वुमेन्स को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी होते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को जो है और यहाँ पे अपनी जो एग्जिस्टेंस है, यहाँ फिर उनकी जो लाइफ का पर्पस है वो उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे ही अगर हम अपनी पुअर क्लास के बारे में बात करें तो उनकी वॉइसेस को भी मार्जिनलाइज किया जाता है, उनकी जो आइडेंटिटी है उनको भी मार्जिनलाइज किया जाता है और वो भी अपनी पर्सनालिटीज़ को जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। 6 पार्ट की नेक्स्ट लाइंस हैं। दिस वॉज द साइलेंस आई वॉन्टेड टू ब्रेक इन यू। आई हैड क्वेश्चंस बट यू वुड नॉट आंसर। आई हैड आंसर्स बट यू कुड नॉट यूज दैम। दिस इज़ यूजलेस टू यू एंड परहैप्स टू अदर्स। ये जो लाइंस हैं इनका बहुत सिंपल मीनिंग है कि इसके अंदर राइटर ने कहा है कि जो हमारे दरमियान कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे दो ह्यूमन बींग्स के दरमियान जब कम्युनिकेशन होती है, उनकी जब आपस में कन्वर्सेशन होती है, वो जो है उनके दरमियान ये जो कम्युनिकेशन जो कभी कभी फेल हो जाती है ना, उसको जो अंडरस्टैंड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकर एंड लिसनर के दरमियान भी जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो स्पीकर है उसकी विश है कि वो जो अपना लिसनर है उसकी जो साइलेंस है उसको ब्रेक कर सके, लेकिन वो जो है ना उसके सामने कोई बैरियर्स आ जाते हैं। मीन्स के जो हमारा लिसनर है उसने कुछ अपनी वॉल्स बनाई हुई हैं और जो हमारा नरेटर है, जो हमारा स्पीकर है, वो उन वॉल्स को ब्रेक नहीं कर सकता, उन बैरियर्स के उस पार नहीं जा सकता और जो साइलेंस की जो बैरियर है उसको वो कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता। इसकी वजह से ना एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है जब ना साइलेंस आ जाती है। मीन्स के हम कोई कन्वर्सेशन करते हैं, यहाँ तो वो बॉर्डम की तरफ चली जाती है, यहाँ पे हमें फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, या फिर कुछ आर्गूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो हमें मीनिंगलेस लगने लग जाते हैं। लेकिन ये जो एफ़र्ट है ना स्पीकर की अपने लिसनर के साथ इंगेज होने की, मीनिंगफुल डायलॉग करने की, ये जो है दूसरे पर्सन के साथ या फिर अपने लिसनर के साथ, ये उसके सारी जो है वो फ्यूटाइल जाती है, क्योंकि लिसनर रेडी ही नहीं है कि जो उसकी साइलेंस है उसको ब्रेक किया जाए। तो राइटर की ये विश है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो उसको फुलफिल करे इन लाइन्स में। नेक्स्ट है 7 पार्ट इस पोएम का, जिसकी लाइन्स हैं। इट वॉज एन ओल्ड थीम फॉर इवन फॉर मी, लैंग्वेज कैन नॉट डू एवरीथिंग। ये जो 2 लाइन्स हैं इनका मीनिंग ये है कि इसके अंदर पोइट ने जो है वो लैंग्वेज की लिमिटेशंस को जो है ना वो रियलाइज़ किया है। कहते हैं कि ये मेरा ना एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो लैंग्वेज है वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैंने जो है वो एक्सप्लोर किया चीज़ों को, तो मैंने इस चीज़ को जो मुझे नॉलेज मिला कि लैंग्वेज की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लैंग्वेज हर मैसेज कन्वे नहीं कर पाती है, वर्ड्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वर्ड्स हर मैसेज जो है वो वर्ल्ड को, सोसाइटी को, रीडर को, लिसनर को नहीं कन्वे कर पाते हैं। 7 पार्ट की chalk it on the wall where the dead poets lie in their museums। इसके अंदर डेड पोइट्स की बात की गई है कि वो भी यही चीज़ें करते रहे, वो लैंग्वेज पे काम करते रहे, अपना मैसेज जो है वो कन्वे करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो अपनी ग्रेव्स में चले गए, अपनी ग्रेव्स में हैं अभी भी, लेकिन उनका ये जो बैरियर था वो कभी ख़त्म ना हो पाया। मीन्स कि वो लैंग्वेज जो है वो अपना इनफ काम ना कर पाई, या फिर जो राइटर्स हैं वो अपना जो मैसेज थे वो ना दे सके। नेक्स्ट 7 पार्ट की जो लाइन्स हैं वो हैं। If or at the will of the poet, the poem could turn into a thing, a granite flank laid bare, a lifted head alight with dew। इसके अंदर एक बहुत ही होपफुल सा मैसेज है जिसके अंदर पोइट ने फैंटेसाइज किया है सिचुएशन को। कहते हैं कि जो है ना, मैं ऐसी कोई पोइम लिखूं, कोई ऐसी पोइट्री लिखूं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाए, जिसको हैंडल करना मुश्किल हो जाए, जिसको अंडरस्टैंड करना इस तरह से मुश्किल हो जाए कि वो सॉलिड पोइम हो और उसके अंदर हमें मैसेज भी हम नज़र आ रहा हो जो कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करे। मीन्स के पोइम को ऐसा फैंटेसाइज करना कि जो हमारी रियलिटी है वो बताए, इस टाइप की जो पोइट्री है वो राइटर लिखना चाह रहा है कि जिससे जो हमारी साइलेंस है वो ब्रेक कर सके और ये जो डीप रूटेड मीनिंग्स हैं उनको भी जो है ना वो समझा जा सके। 7th पार्ट की नेक्स्ट लाइन्स हैं। इट इफ़ कुड सिंपली लुक यू इन द फेस with eyeballs not letting you turn till you and I who long to make this thing were finally clarified together in its stare। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि राइटर की पहले एक विश थी कि वो अपने लिसनर को जो है ना उसकी जो साइलेंस है उसको ब्रेक कर सके, और यहाँ पे जो है ना वो रिच विश कर रहा है कि वो एक ऐसी पोइम लिखे
जो कि रीडर को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए और जो रीडर जो है ना वो उस पोइम से अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर कर ले और उनके दरम्यान की जो ये साइलेंस है वो ख़त्म हो जाए। पोइम का फाइनल और लास्ट पार्ट 8, जिसकी लाइंस हैं, नो लेट मी हैव दिस डस्ट, दीज पेल क्लाउड्स ड्योरली लिंगरिंग दीज वर्ड्स। इन लाइन की जो मीनिंग है ना वो ये है कि जैसे कि राइटर की पहली विश थी प्रीवियस लाइंस के अंदर कि वो एक ऐसी पोइट्री लिखें जिसका एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा टेंजिबल हो, डिफ़िकल्ट हो और वो हमें जो है वो वर्ल्ड के अंदर फिज़िकल वर्ल्ड में सॉलिड नज़र आ रहा हो उसका मैसेज जो है पोएम का। लेकिन जो राइटर है, जो हमारा पोएट है, वो इस वर्ल्ड की टेम्परीनेस को भी समझता है कि जो इफेमरल ये वर्ल्ड है इसके अंदर जो लैंग्वेज है और जो वर्ड्स है उनकी नेचर लेस कॉन्क्रीट है। मीन्स के वो सिर्फ टेम्परेरी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन उनका नहीं होता है। की नेक्स्ट लाइंस हैं, मूविंग विद फेरोकियस एक्यूरेसी लाइक द ब्लाइंड चाइल्ड्स फिंगर्स और द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स माउथ वायलेंट विद हंगर। अब ये जो लाइंस है ना, जिस तरह से एक ब्लाइंड चाइल्ड होता है उसकी फिंगर्स होती हैं, मीन्स की कोई चीज़ ढूंढने के लिए, वो सर्च करने के लिए अपने फिंगर्स को कभी कहीं लगाए और कभी कहीं लगाए। और जैसे कि एक इन्फेंट माउथ होता है, मीन्स कि न्यू बॉर्न बेबी है, भूख की वजह से उसकी हंगर हंगर होने की वजह से जो है वो उसकी वायलेंट जो वॉइस होती है उसको जो है राइटर ने अपनी पोइट्री के साथ यहाँ पे कंपेयर किया है और कहा है कि जिस तरह से एक ब्लाइंड चाइल्ड की जो मोमेंट्स हैं और जो हंगरी इन्फेंट है वो चीज़ों को ढूंढता है, वैसे ही एक राइटर की भी यही कोशिश होती है कि वो एक ऐसी लैंग्वेज को ढूंढे, एक लैंग्वेज के अंदर एक ऐसी पावर को ढूंढे जो अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सके। नेक्स्ट लाइन है, नो वन कैन गिव मी, आई हैव लॉन्ग अगो टेकन दिस मेथड। इन लाइन में कहते हैं कि ये जो मैंने मेथड लिया है कि वर्ड्स के थ्रू अपनी आइडियाज़ को रीडर तक पहुंचाने का या फिर अपना जो मैसेज है वर्ल्ड के सामने रखने का, अपनी आइडियोलॉजी, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने थीम्स, रियलिटी दिखाने का, ये जो मेरा एक पर्पज़ है ना, या फिर ये जो मैंने मीडियम यू चूज़ किया, ये मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है और ये मैंने लॉन्ग अगो जो है ना इसको चूज़ कर लिया था कि मुझे एक राइटर बनना है और एक पोइट बनना है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, वेदर ऑफ ब्रांड पोरिंग फ्रॉम द लूज वोवन सैक और ऑफ द बंसन फ्लेम टर्न लो एंड ब्लू। ये जो लाइंस हैं इनका मीनिंग में हमें जो है वो सेंस ऑफ कंट्रोल का मीनिंग मिलता है और राइटर की जो परफेक्शन है एक पोइट्री को लिखने की, कोई भी काम लिखने की, वो हमें यहाँ पे नज़र आती है कि राइटर जो है वो अपने काम में कितना परफेक्ट है। नेक्स्ट लाइंस हैं, इफ़ फ्रॉम टाइम टू टाइम आई अनवे द प्योर अनाउंसिएशंस टू द इनवे द विजियो ब्यूटिफिशा। इसके अंदर जो है वो उन्होंने दिखाया है कि जो मैं डायरेक्टली कोई भी मीनिंग जो है वो दे रहा हूँ या फिर जो अपना मीनिंग कन्वे कर रहा हूँ अपने रीडर को, वो बहुत ही ब्यूटीफुली और एक विजुअल आर्ट है। मीन्स के जो उनका राइटिंग है ना वो एक आर्ट है और आर्ट के थ्रू वो अपना मैसेज जो है वो प्रॉपर वे में अपने रीडर को कन्वे कर रहे हैं। मीन्स के वो जो मैप ऑफ साइलेंस है ना वो उसको क्रिएट कर रहे हैं और अपने रीडर तक जो है ना वो पहुँचा रहे हैं। लाइन्स हैं, इफ़ फ्रॉम टाइम टू टाइम आई लॉन्ग टू टर्न लाइक द इलोसिनियन हेरोफेंट होल्डिंग अप अ सिंपल एयर ऑफ ग्रेन। ये जो है इन लाइंस के अंदर जो है वो एलोसियन जो मिस्ट्रीज़ हैं उनका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है इस पोएम में। और इस पोएम के अंदर ये जो विश है, ये जो डिज़ायर है कि जो ट्रूथ होते हैं डायरेक्टली और सिंपली उनको रिवील करने की जो एबिलिटी है वो आ जाए एलोसियन मिस्ट्रीज़ की तरह, जैसे कि उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो ट्रूथ को रिवील कर सकते हैं डायरेक्टली और सिंपली, वैसे ही हमारे राइटर की, हमारे स्पीकर की ये विश है। नेक्स्ट जो है इस पोएम की लास्ट एंड फाइनल लाइंस हैं, व्हाट इन फैक्ट आई कीप चूजिंग आर दीज वर्ड्स, दीज विस्पर्स, दीज कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम विच टाइम आफ्टर टाइम द ट्रूथ ब्रेक्स मॉइस्ट एंड ग्रीन। कहते हैं कि जो मैंने मीडियम चूज़ किया है कि मैंने वर्ड्स के थ्रू ट्रूथ जो है यहाँ पे जो रियलिटी है वो वर्ल्ड के सामने लेकर आनी है, अपने स्टूडेंट्स के सामने लेके आनी है, अपने राइटर जो रीडर्स हैं उनके सामने लेके आनी है। तो इसकी वजह से ये जो ना वर्ड्स के थ्रू नए नए जो ट्रूथ्स हैं वो इमर्ज होते रहते हैं, नए नए जो ट्रूथ हैं वो उनकी ग्रोथ होती रहती है और ये जो अर्थ है वो नए नए जो ट्रूथ हैं वो प्रोड्यूस करती ही रहती हैं। ये थी हमारी पोएम जिसको आज हमने डिस्कस किया। इस पोएम के अगर मैं आप बात करूँ तो इसके अंदर हमने 3 डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया है।
सिर्फ एक जो कॉन्सेप्ट पे ये पोइम बेस नहीं करती थी। इस पोइम के स्टार्ट वाले जो फर्स्ट 4 स्टैंजास थे, हमने उसके अंदर साइलेंस को डिस्कस किया, साइलेंस किस टाइप की होती है, साइलेंस की डिफरेंट 2 टाइप्स को हमने डिस्कस किया, साइलेंस की जो मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड किया। लेकिन उसके बाद 5th जो इसका पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट हुए तो हमें पता चला कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं उनकी वॉइसेस को जो है वो सोसाइटी में सुप्रेस किया जाता है, जैसे वुमेन है, पुअर क्लास है, इन सब की। उसके बाद हमने 3rd पे देखा कि राइटर ने वर्ड्स की का मीडियम चूज़ किया जिसके थ्रू वो अपना मैसेज जो है वो सोसाइटी के सामने रखते हैं। मीन्स के लिटरेचर को एक ऐसा टूल यहाँ पे यूज़ किया गया है कि जो अपनी मैसेज कन्वे करने के लिए। तक आज का हमारा लेक्चर, आई होप कि आपको इस पोइम की जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।